हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। डेली करंट अफेयर सुबह 8 बजे, जनरल साइंस सुबह 9 बजे, मैथ्स मैजिक शाम 5 बजे, रेलवे की रीजनिंग शाम 6 बजे, मंडे टू फ्राइडे, बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी के साथ हूं। अब रेलवे दूर नहीं, अर्थात ग्रुप डी और एएलपी के लिए स्पेशल जनरल साइंसेज की लाइव क्लासेस लेकर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम स्टार्ट कर रहे थे पिछले 1-2 दिन से मोशन चैप्टर को, और उसी पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। क्या बेसिक चीजें होती हैं वो सब समझ चुके हैं। तो फिर से क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है, थोड़ा देखिए और इसको निकालने की कोशिश कीजिए। An object starts from rest and attains a velocity of 54 km per hour in 5 seconds. एक वस्तु विराम अवस्था से शुरू होती है, रुकी हुई है और वो स्टार्ट होती है और 5 सेकंड में 54 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पकड़ लेती है। तो आपको बताना है फाइंड द एक्सेलरेशन, त्वरण कितना होगा। जो उस ऑब्जेक्ट ने रफ्तार पकड़ी है उसका त्वरण कितना होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। उम्मीद है कल की चीजें इनर्शिया की आपको समझ में आई होंगी, और भी बहुत सारी चीजें आज समझाने की कोशिश करेंगे। जल्दबाजी मत कीजिएगा, चीजों को समझते हुए चलिएगा, बहुत फायदा रहेगा। हम लोग बचपन से जल्दबाजी करते हैं हर चीज में, तो बहुत ज्यादा चीजें इफेक्ट करती हैं। एंड बहुत अच्छा होगा, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, वेलकम। क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए और मेरी बातें सुनते रहिए। वेरी गुड, शाबाश शाबाश, बहुत सुंदर। मीन्स बहुत ही अच्छी बात है, आप लोग आंसर दे रहे हैं। वेरी गुड, शाबाश शाबाश। हाँ बच्चे, क्वेश्चन भी बताता चल रहा हूं, जो क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिखता हूं ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मैं, आप समझिए चीजों को, मैं बोर्ड पे वही क्वेश्चन लिखता हूं जैसे इनसे आते हैं क्वेश्चन। शाबाश, बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात है। कोई बात नहीं, जो लेट हो गए वो आराम से क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि आज हम क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे। वेरी गुड, शाबाश। तो बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त होंगे साथी कि जिन लोगों को ये भी समझ में नहीं आ रहा होगा, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझना चीजों को। क्वेश्चन ने कहा कि एक चीज है, एक वस्तु है, कोई गाड़ी है जो पहले रुकी हुई थी। पहले कैसी है? विराम अवस्था में है। अगर कोई भी चीज विराम अवस्था में, तो उसकी शुरुआती स्पीड जो होती है वो कितनी होती है? 0 मीटर पर सेकंड या 0 किलोमीटर पर आवर शुरुआत की। और मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि शुरुआत की स्पीड को या इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। शुरुआत की स्पीड को क्या कहते हैं? इनिशियल। और लिखते किससे? यू। यू माने कि अभी आपकी जो स्पीड है शुरुआत की। फिर उसने कितनी स्पीड पकड़ ली? 54 किलोमीटर पर आवर और 54 किलोमीटर पर आवर। इट अटेन्स स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। बोले चलो ठीक है, फाइनल वेलोसिटी जब हमसे पूछा गया है क्वेश्चन, उस समय जो वेलोसिटी है वो कितनी है? 54 किलोमीटर पर आवर। हमें जो जानकारी दी गई है उसे लिख लिया। टाइम कितना लगा ये सब करने में? उसे 5 सेकंड लगी। टाइम कितना हो गया? 5 सेकंड। अब क्वेश्चन आता है कि टाइम तो सेकंड में है, टाइम किस में है? सेकंड में, जबकि हमें स्पीड किस में दे रखी है? किलोमीटर पर आवर में। तो मैंने आपसे बताया था कि किलोमीटर पर आवर को 5/18 5/18 की मल्टीप्लाई करके उसको किस में चेंज कर दीजिए?
मीटर पर सेकंड में कितनी हो जाएगी 15 मीटर पर सेकंड। अब पहुंचिए जो हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन है कि मोशन की इक्वेशंस कौन कौन सी हैं। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी हमारे पास पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो उसमें हमने देखा कि यार v भी है हमारे पास, u भी हमारे पास है, a हमें निकालना है, a मतलब त्वरण या एक्सेलरेशन वो हमें निकालना है, और t मतलब टाइम। तो तीन चीज हमारे पास है, चौथी चीज हमें निकालनी है। इसी को कर दिया, इधर प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, t मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, हमारा क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन। प्लस में u था, इधर आके माइनस में, मल्टीप्लाई में t है, इधर आके डिवाइड में। v की जगह v की वैल्यू रख दो, कितनी निकली है 15 मीटर पर सेकेंड। u कितना है 0, टाइम कितना लगा ये सब होने में 5 सेकेंड, 15 में से 0 गए, 15 ही बचे, 5 3 जा 15, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों? क्योंकि आपको पता है एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह की छोटी छोटी चीजों से आप आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? अगर अच्छा लग रहा हो तो अभी तुरंत पहले लाइक कीजिए, फटाफट से लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। अभी जो लोग नए आए हैं उनका हृदय से वेलकम। और बच्चे अभी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जल्दी से शेयर कीजिए वीडियो को पहले अपने दोस्तों तक, जिससे कि उन्हें भी पता चल जाए कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ओके, जो लोग अभी आए हैं उन्हें बता दें रेलवे की क्लास चल रही है और गति के नियम लॉज ऑफ मोशन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। और आज हम थोड़ा सा क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे। नेक्स्ट चीज आती है, कल हमने कई सारी चीजें देखी थी दोस्तों जिसमें हमने इनर्शिया को जानने की कोशिश की थी। ठीक है, एक और आप आज आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है we are advised to deboard a bus in the direction of moving bus। हमें बस से उतरते समय, समझना क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन की भावना समझना, एग्जैक्ट लैंग्वेज ना मिले, क्वेश्चन की भावना समझना। हमें बस से उतरते समय बस की दिशा में, बस के चलने की दिशा में, बस के चलने की दिशा में उतरना चाहिए, उतरना चाहिए। ठीक है, हमें बस से उतरते समय बस के चलने की दिशा में उतरना चाहिए, वह चलती बस से नहीं उतरना चाहिए, चलती बस से नहीं उतरना चाहिए। ये किस इनर्शिया के कारण होता है? ये किस इनर्शिया के कारण होता है? कौन से जड़त्व के कारण होता है? इनर्शिया ऑफ मोशन। भावना समझना क्वेश्चन की, गति जड़त्व, विराम जड़त्व, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, विराम जड़त्व। क्वेश्चन समझ रहे हैं ना? सी दोनों, बोथ, डी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन समझना, हमें कहा जाता है कि जब बस रुक जाए तब हमें डिबोर्ड करना चाहिए। बस से चढ़ते समय वी आर एडवाइज्ड टू डिबोर्ड अ बस इन दी डायरेक्शन ऑफ मूविंग बस, मतलब जिस तरफ बस चल रही है उस तरफ मुंह करके उतरना चाहिए और रुकी हुई बस में, चलती बस में नहीं उतरना चाहिए। वो किस जड़त्व के कारण या इनर्शिया के कारण हमें सलाह दी जाती है? किस जड़त्व या इनर्शिया के कारण हमें वो सलाह दी जाती है? बिल्कुल सही,
अब आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। बच्चे लाइक कर दीजिए, 2000 बच्चे देख रहे हैं और 1000 बहुत ज्यादा उसकी बात है, दिक्कत की, ठीक है, शाबाश। तो इनर्शिया ऑफ मोशन, गति जड़त्व के कारण, गति जड़त्व के कारण, क्यों? क्योंकि मान लेते हैं, समझिएगा इस चीज को, कि जब हम लोग चलती बस से उतरने की कोशिश करते हैं, रनिंग बस से उतरने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है, हमारे दो हिस्से हैं, बस चल रही है, हमारा पूरा हिस्सा बस के साथ है, हम भी चल रहे हैं। अब हमने क्या किया, बस मान लो थोड़ी धीमी हो गई, ज्यादा तेज भी नहीं है, और हम बन गए सलमान खान और हमने उतरने की कोशिश की, ठीक है। तो मान लेते हैं अब क्या हुआ, हम भी बस में थे, बस चल रही थी, हम भी, हमारी बॉडी भी चल रही थी, हम भी मोशन में थे। अब जैसे ही हम उतरे तो जो हमारे नीचे वाले पैर हैं, पैर तो ग्राउंड से टच हुए, पैर जमीन से टच हुए और रेस्ट में आ गए, पैर तो जमीन से टच होकर रेस्ट में आ गए, लेकिन जो हमारे ऊपर का हिस्सा था वो तो किसी से टच नहीं हुआ, वो कैसा चलता रहा, मोशन में चलता रहा। देखो हमारे पैर तो किस में आ गए, मोशन मतलब रेस्ट में आ गए, विराम अवस्था में आ गए, ग्राउंड से टच होके, जबकि जो हमारा ऊपरी हिस्सा था वो बस के जैसे, बस की जो गति थी जब हम उतरे थे उसी गति से आगे बढ़ता रहा। क्योंकि आपको पता है किसी भी अवस्था को, चाहे वो गति हो चाहे वो रेस्ट हो, उसको रोकने के लिए बाहरी बल की आवश्यकता होती है। वी नीड एन एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज द स्टेट। बट क्या हुआ कि ऊपरी हिस्से पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, नीचे वाले तो जमीन में लग गया, ऊपर वाले पे नहीं लगा, और वो आगे की तरफ चलता चला गया, और आगे जाके हम मुंह के बल गिर पड़े। तो इसीलिए हमें चलती बस में हीरोगिरी नहीं करनी चाहिए, आराम से रुकवाकर इत्मीनान से आराम से उतरना चाहिए, ठीक है। और इसी को इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से ही आपको सीट बेल्ट प्रोवाइड की जाती हैं। सीट बेल्ट आपने गाड़ी वगैरह में देखी है, तो जो सीट बेल्ट वगैरह होती हैं वो भी किस वजह से होती हैं, सीट बेल्ट, ये भी इसी कारण से होती है गाड़ी वगैरह में, इनर्शिया ऑफ मोशन से बचाने के लिए। कि क्या होता है कि गाड़ी चल रही होती है, अचानक से ब्रेक लग जाए या अचानक से एक्सीडेंट हो जाए, तो क्या होता है, ड्राइवर या जो भी लोग बैठे हुए हैं वो उसी मोशन में होते हैं जिसमें गाड़ी चल रही है, और वो आगे की तरफ बहुत स्पीड से आते हैं। तो जो सर वगैरह होता है वो या तो गाड़ी के डैशबोर्ड में टकरा जाता है, या कभी कभी आपने फिल्मों में देखा होगा कि कभी कभी जो वो विलेन होता है वो गाड़ी का शीशा तोड़ के बाहर निकल आता है। वो किसके कारण होता है, वो इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण होता है, गति जड़त्व के कारण। इसीलिए क्या प्रोवाइड कराई जाती है, सीट बेल्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाते हैं कि सीट बेल्ट का क्या काम हो सकता है, कौन से इनर्शिया के लिए। चलिए अब एक बार बताइए, देयर इज टू ऑब्जेक्ट्स, ए ऑफ मास 80 kg and B of mass 50 kg. Which of the following has more inertia? देखो दो वस्तुएं हैं, दो वस्तुएं, ए जिसका द्रव्यमान 80 किलो है, वह बी जिसका द्रव्यमान 50 किलो है। किसमें अधिक जड़त्व है, इनर्शिया है, जड़त्व है। ए में है, बी में है, सी दोनों में इक्वल है, दोनों में बराबर है या इक्वल है, और डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कहीं सोच रहे हो कि
बहुत ज्यादा आपसे पूछेगा इनर्शिया को लगाकर बताओ, तो ऐसा कुछ नहीं पूछने वाला, इतने ही आसान आसान से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, इतने ही आसान आसान से क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। शाबाश, बिल्कुल सही। मैं कल ही बताया था आपको कि जो इनर्शिया होता है किसी भी बॉडी का, या जो जड़त्व होता है, वो किस पे निर्भर करता है? वो निर्भर करता है द्रव्यमान पर। किस पर निर्भर करता है? मास पर। जिसका द्रव्यमान अधिक होगा, जिसका मास या द्रव्यमान क्या होगा? अधिक होगा, वो उतनी ही अधिक इनर्शिया होगा इसमें। तो 80 किलो वाली में ज्यादा इनर्शिया होगा। ए, ये भी बताया था कि कहीं समझ में ना आए तो जी, जो चीज ज्यादा भारी होती है उसे रोकने के लिए या उसे चलाने के लिए हमें उतना ही ज्यादा बाहरी बल लगाना पड़ता है, तो उसका उतना ही इनर्शिया ज्यादा होता है अपने आप में, ठीक है, शाबाश। अब आ जाते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे, उसके क्वेश्चंस करेंगे फिर सेकंड लॉ ऑफ मोशन के। यहां तक कोई दिक्कत? अब एक चीज समझिएगा, हमने कल फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहा था, जिसे गैलीलियो लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं, प्रथम नियम, जिसे गैलीलियो नियम भी कहते हैं, या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं, या इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। 1687 में प्रिंसिपिया नाम की बुक थी, प्रिंसिपिया, न्यूटन ने बुक लिखी थी, उसमें ये सब इन्होंने डिस्क्राइब किया था, ठीक है, 1687 में। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, इसकी बात करेंगे। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, देखो, अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे तो एक मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि एक फोर्स नाम की जो डेफिनेशन है कि बल क्या होता है, या एक हमें बाह्य बल की जो बात की गई है, वो एक्सटर्नल फोर्स की, वो कहां पे की गई है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में एक जगह इस्तेमाल हुआ था कि अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट, रेस्ट या मोशन, मतलब कोई चीज चल रही है उसको रोकने के लिए, या कोई चीज रुकी हुई है उसे चलाने के लिए हमें एक बाहरी फोर्स की आवश्यकता होती है, हमें एक बाह्य बल की आवश्यकता होती है। तो फोर्स की जो मतलब हमें फोर्स का इंट्रोडक्शन हुआ, फोर्स से हमारी जान पहचान हुई, हमारे सामने फोर्स शब्द आया, वो कहां से आया? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। हमें इतना पता चला कि कोई बाहरी बल या एक्सटर्नल फोर्स नाम की चीज होती है जो चीजों को रेस्ट से मोशन में, मोशन से रेस्ट में, विराम से गति, गति से विराम, स्लो कर सकता है, स्लो चीज को तेज कर सकता है, किसी चीज की दिशा बदल सकता है, किसी चीज की आकृति बदल सकता है, किसी चीज की क्या बदल सकता है? आकृति बदल सकता है, शेप बदल सकता है। देखो, मोड़ दिया, बल लगा के मोड़ दिया, तो ये सब कौन कौन सी चीजें कर सकता है? फोर्स कर सकता है। लेकिन हमें अमाउंट ऑफ फोर्स, कितना बल चाहिए, अमाउंट ऑफ फोर्स या बल की मात्रा, वो हमें कहां से मिली? वो मिली हमें सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ने हमें इंट्रोड्यूस किया एक्सटर्नल फोर्स से, सेकंड लॉ ऑफ मोशन ने हमें क्या बताया? अमाउंट ऑफ फोर्स बताया। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि द एक्सटर्नल फोर्स, कि जो बाहरी बल आप लगाते हो वो बाहरी बल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? चेंज इन मोमेंटम के। मेरी बात समझिएगा, क्या कहने चाहा इन लोगों ने? जो फोर्स या बाहरी बल आपने लगाया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब आपकी समझ में नहीं आएगा क्योंकि यहां पे एक नया शब्द आ गया। क्या शब्द आ गया? मोमेंटम, जिसे क्या कहते हैं? संवेग। ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात चल रही है, न्यूटन का द्वितीय गति नियम, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द्वितीय गति नियम। समझिएगा क्या कहा गया है, थोड़ी टाइम लगेगा, समझ में आ जाएगा। मोमेंटम की बात करते हैं तो मोमेंटम की डेफिनेशन कहती है मास इनटू वेलोसिटी, द्रव्यमान मल्टीप्लाई बाय वेग, द्रव्यमान मल्टीप्लाई बाय वेग। मास इनटू वेलोसिटी, मास किसमें?
किलोग्राम में, वेलोसिटी किस में, मीटर पर सेकंड में। तो क्या होगी इसकी एसआई यूनिट, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अगर इसके डायमेंशन पूछ ले आपसे तो क्या हो जाएगी, m किलोग्राम मास, m लेंथ l और टाइम का क्या हो जाएगा t, या कह सकते हैं ml t माइनस 1, क्योंकि माइनस ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि प्लस है ऊपर जाके माइनस का 1 हो जाएगा। मोमेंटम की बात समझना क्या है, देख लो। पहले फर्स्ट बात करते हैं, पहला केस, मान लो किसी का वजन 20 केजी है, कितने किलोग्राम है, 20 किलोग्राम है, और वो रुका हुआ है। अगर वो रुका हुआ है तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। स्पीड कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड। अगर किसी का द्रव्यमान 20 किलोग्राम और रुकी हुई है, जैसे मैं खड़ा हुआ हूं, तो मेरी स्पीड कितनी है, 0। तो अगर मैं अपना मोमेंटम निकालूंगा, मोमेंटम को P से दिखाते हैं, मोमेंटम को किससे दिखाते हैं, P से। मान लो मैं अगर अपना मोमेंटम या संवेग दिखाता हूं, संवेग निकालता हूं, तो मास इंटू वेलोसिटी फॉर्मूला लगाऊंगा, 20 गुणा 0, मेरा मोमेंटम कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब मेरे इस पीछे किसी ने धक्का लगाया, मुझे पीछे से किसी ने धक्का दिया, और मेरी जो नई स्पीड है, सेकंड केस देखो, वो मास तो मेरा 20 किलोग्राम रहा, मास तो नहीं बदलेगा, लेकिन मेरी स्पीड कितनी हो गई, 5 मीटर पर सेकंड। तो मेरा नया मोमेंटम या मेरा नया संवेग कितना हो गया, अब की बार 20 गुणा 5 मीन्स 100 केजी मीटर पर सेकंड। तो देखो पहला मोमेंटम कितना था मेरा, 0, अब मेरा कितना बढ़ गया, 100, और मान लो इसे बढ़ने में टाइम कितना लगा, 5 सेकंड का टाइम लगा। कितने सेकंड का टाइम लगा, 5 सेकंड का टाइम। ये उतार लिया होगा, समझिएगा, यहां से आप कितना फोर्स चाहिएगा ये बात आएगी। मैं खड़ा हुआ था, मान लो मेरा वजन 20 किलोग्राम है, मैं खड़ा हुआ था तो मेरी स्पीड थी 0। तो संवेग की परिभाषा के अनुसार संवेग होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो मेरा संवेग कितना हो गया, 0, क्योंकि 20 में 0 की गुणा करेंगे तो 0। फिर मुझे किसी ने पीछे से धक्का दिया, पुश किया, तो मेरा स्पीड मुझ में कितनी आ गई, 5 मीटर पर सेकंड, और मोमेंटम कितना हो गया, 100 केजी मीटर पर सेकंड। अब जो मुझे पीछे से धक्का दिया था वो कितना धक्का दिया, बात उसकी है। तो देखो फोर्स क्या कहता है, फोर्स कहता है कि चेंज इन मोमेंटम की जो फाइनल है, जो पहले था इनिशियल शुरुआत में था, डिवाइडेड बाय टाइम। क्या कहा कि जो पहले मोमेंटम है इनिशियल मान लो इसे शुरुआत में, और बाद में जो ये फाइनल है, पहला संवेग और बाद का संवेग कितने टाइम में चेंज हुआ। तो देखो पहले फाइनल कितना हो गया मेरा 100, इनिशियल कितना था मेरा 0, ये सब होने में टाइम कितना लगा 5 सेकंड। तो 100/5, क्योंकि 100 में से 0 जाएंगे 100 ही आएगा, कितना आ गया 20 न्यूटन। मुझ पे कितना फोर्स लगा 20 न्यूटन। आ गया नहीं आ गया फोर्स कितना है, फिर से समझा रहा हूं, समझो। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने कहा कि अगर कोई चीज रुकी हुई है तो वो हमेशा रुकी रहेगी, अगर कोई चीज चल रही है तो वो हमेशा चलती रहेगी, जब तक कि, कब तक, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, या तो उसे रोकने के लिए या रुकी हुई वस्तु को चलाने के लिए। तो एक एक्सटर्नल फोर्स या हमसे बाहरी बल की बात की गई हमसे। उसके बाद में जब हमसे बात की गई, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि वो फोर्स कितना होगा, तो हम कहां पहुंचे, हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पहुंचे। सेकंड लॉ ऑफ मोशन ने कहा कि जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन मोमेंटम के, मतलब संवेग में परिवर्तन के। इसको आप ये भी कह सकते हो कि फाइनल संवेग माइनस इनिशियल संवेग डिवाइडेड बाय टाइम। जो पहले लिखा था उसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो। तो वही हमने निकालने की कोशिश की कि पहले मैं रुका हुआ था, अब मुझे चलाने के लिए, मेरी इतनी स्पीड करने के लिए मुझ पे कितने फोर्स की आवश्यकता हुई। तो कितने फोर्स की आवश्यकता हुई, F 20 न्यूटन की। पूरा कितने में निकाल लिया, 20 न्यूटन। अब एक बात समझिएगा, अभी और समझिएगा, ये सब आएगा कि जो अमाउंट ऑफ फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स का जो वैल्यू है वो कहां से निकली है, वो कहां से निकली है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। तो देखो अभी मैंने क्या किया था कि ये जो मेरी फाइन, देखो मास, ये क्या हो जाएगा mv, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी में किससे दिखाता हूं, v से,
और जो शुरुआत की वेलोसिटी होती है वो किससे दिखाता हूं, u से डिवाइडेड बाय टाइम। इतना है। इस दोनों में आप देखोगे यहां भी m में यहां भी m है, तो क्या हो गया v माइनस यू अपॉन टी। और अभी आपने एक फॉर्मूला लगाया था ये वाला, याद है कि इधर u आ गया था, t नीचे आ गया था, ये किसके इक्वल हो गई थी, a के इक्वल हो गई थी। इसकी जगह क्या लिख दोगे, a लिख दोगे। तो F इक्वल टू m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये हो जाती है एग्जैक्ट डेफिनेशन। क्योंकि एसआई सिस्टम में ये जो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है इसकी वैल्यू होती है 1, तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बन जाता है, F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुणा त्वरण। फोर्स क्या हो जाता है, बल क्या हो जाता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। समझ में आ गया कहां से आया फोर्स की डेफिनेशन। अब इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड द एक्सेलरेशन if a 10 Newton find the acceleration produced by 10 Newton of force in a 10 kg body, 10 न्यूटन बल द्वारा 10 किलोग्राम की वस्तु में उत्पन्न त्वरण ज्ञात कीजिए, त्वरण ज्ञात कीजिए। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। शाबाश, और निकालने की कोशिश कीजिए। समझ में नहीं आ रहा क्या बच्चे, लाइक्स नहीं आ रहे हैं, अभी भी समझ में नहीं आ रहा हो तो बताइए, फिर ये बार बार कहने की क्यों जरूरत पड़ती है। एनर्जी डाउन होने लगती है, फटाफट से बताइए। वेरी गुड, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फटाफट से। और 24 फरवरी मतलब परसों हम लोग 2 बजे दोपहर लखनऊ आ रहे हैं, रविंद्रालय ऑडिटोरियम। तो आप सभी से विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। तो हम सब लोग आ रहे हैं आपसे मिलने 24 फरवरी दोपहर 2 बजे रविंद्रालय ऑडिटोरियम लखनऊ। वेन्यू आपके सामने 4 बाग के पास है। ये 24 फरवरी शनिवार का दिन दोपहर 2 बजे। थैंक यू। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसको। अभी आपने डेफिनेशन देखी, F इक्वल टू एम इंटू ए, देखा भी आपने, F इक्वल टू एम इंटू ए। तो फोर्स कितना दे रखा है, 10 न्यूटन। मास, द्रव्यमान कितना है, क्योंकि वस्तु कितने किलो की है, 10 किलो की, तो 10 गुणा ए। एक्सेलरेशन निकालना है, ये गुणा में है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। 10 से 10 कितनी बार कट गया, एक बार, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहीं से आपको 2-3 चीजें बता रहे हैं, समझिएगा। देखो, कभी आपने देखा है, ये आपने देखा
चेंज इन मोमेंटम। इस फॉर्मूले को देख के एक चीज समझ में आ रही है कि मान लो मोमेंटम चेंज होने में अगर समय कम लगेगा, अगर समय क्या है कम, तो ये जो बल है ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये बल क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा। अगर समय ज्यादा है, अगर क्या है समय ज्यादा है, तो बल क्या हो जाएगा? बहुत कम, क्योंकि ये एक दूसरे के व्युत्पन्न क्रमाणी बोलते हैं ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कि ये चीज घटेगी तो ये बढ़ेगी और ये बढ़ेगी तो ये चीज घटेगी, तो ये क्या हो जाएगा? फोर्स बहुत कम हो जाएगा। तो इसी को समझाने के मकसद से मैं क्या बता रहा हूं कि आपने देखा होगा जो क्रिकेटर्स होते हैं, तो जब वो कैच लपकते हैं, कोई भी कैच लपकते हैं, तो इस तरह से हाथ करते हैं और पीछे की तरफ लेके जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अगर कैच लपकते वक्त या कौन हो, क्रिकेटर्स हो या फुटबॉल के जो गोलकीपर्स होते हैं, वो गोलकीपर्स जब फुटबॉल को पकड़ते हैं, ये सब चीजें क्यों होती हैं? ये सब चीजें क्यों हम लोग इसमें, मतलब कौन से लॉ का, सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ, किसका काम होता है? तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। समझना कि बॉल का जो मास है वो 1 kg है। समझना जो बॉल है उसका द्रव्यमान कितना है? 1 kg है, 1 किलोग्राम की है। अभी वो जब क्रिकेटर ने बैट से, सहवाग ने उसमें मारा, तो मान लो इसकी स्पीड कितनी थी? 50 ज्यादा हो जाएगी, मान लो 10 मीटर या 20 मीटर पर सेकंड थी, 20 मीटर पर सेकंड। जब सहवाग ने उसको अच्छे से हिट किया या धोनी ने, किसी ने मान लो, तो इसकी स्पीड कितनी होगी? 20 मीटर पर सेकंड। अब समझना कि जो फील्डर है उसने मान लो कैच को यहीं पे बहुत तेज से आ रही है सामने से, और कैच को उसने ऐसे ना करके यहीं पे लपक लिया, तो मान लो कि जब उसने लपक लिया तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? शुरुआत में तो वो 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है, लेकिन जब उसने लपक लिया तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? उसका अंतिम वेग कितना हो गया? 0। उसको टाइम कितना लगा ये सब करने में? क्योंकि उसने यहीं पे लपक लिया, उसको टाइम 1 सेकंड का लगा। टाइम कितना लगा? 1 सेकंड का। अब इस वाले फॉर्मूले में अगर हम रख देंगे तो क्या आ जाएगा? 1 v कितना है? 0। v कितनी होगी फाइनल? 0। और शुरुआत में किससे चल रही थी? 20 से। टाइम कितना लगा? 1 सेकंड। तो कितने न्यूटन का फोर्स लगा? 20 न्यूटन का फोर्स। हाथों में बहुत ज्यादा फोर्स लगा, पहला केस। दूसरा केस कि क्रिकेटर ने पीछे हाथ लेके गया। क्रिकेटर कहां लेके गया? पीछे हाथ। तो मान लो पीछे हाथ ले जाने में बाकी सब तो सेम रहा, लेकिन टाइम थोड़ा सा बढ़ गया। यहां से यहां तक पहुंचने में उसे मान लो 5 सेकंड लगी। टाइम कितना हो गया अब की बार? 5 सेकंड। 5 तो फोर्स कितना हो गया? -4 न्यूटन। तो देखो यहां उसने टाइम ज्यादा लिया, यहां उसने समय ज्यादा लिया, और यहां पे उसने समय कम लिया। यहां पे 1 सेकंड और यहां पे 5 सेकंड। यहां पे 20 न्यूटन का फोर्स है। जब टाइम कम है तो फोर्स बहुत ज्यादा लगा, और जब टाइम ज्यादा लिया तो फोर्स बहुत कम लिया। इसका मतलब क्रिकेटर कैच लपकते वक्त जब हाथों को पीछे लेके जाते हैं तो वो इस टाइम को बढ़ा लेते हैं, और अगर ये टाइम बढ़ जाता है तो बॉल लपकते समय उनके हाथों में बॉल से चोट कम लगती है, जिसके कारण अगर बॉल से चोट कम लगती है तो उनके हाथ सुरक्षित रहते हैं। पहली बात। दूसरी बात, बच्चे एक बार और देख लीजिए, 24 फरवरी दोपहर 2 बजे, 24 फरवरी दोपहर 2 बजे हम लोग आ रहे हैं। और दोस्तों एक और खुशखबरी है, एक और खुशखबरी है आप लोगों के लिए। कि अभी खुशखबरी 9:50 पे देंगे हम लोग। आप लोगों के लिए एक और खुशखबरी है, रेलवे विद्यार्थियों के लिए 9:50 पे एक और खुशखबरी दी जाएगी आपको दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
और तीसरा थर्ड लॉ ऑफ मोशन जानते हैं। अभी यहां पर थर्ड लॉ ऑफ मोशन जानने के बाद में आपसे 2-3 क्वेश्चन करेंगे और एक खुशखबरी रेलवे वालों के लिए 9:50 पे दी जाएगी, सभी के लिए, जनरल सभी के लिए, ठीक है। माइनस साइन का मतलब है बच्चा, जो फोर्स के अंदर माइनस साइन आ रहा है उसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि चीजें रुक रही हैं। माइनस साइन का मतलब है अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। किस में लग रहा है वो? अपोजिट डायरेक्शन में, और कुछ नहीं है, चीजें रोक रहा है। जहां भी फोर्स में माइनस लग जाए तो समझ लेना ये अपोजिट डायरेक्शन में, विरोध में लग रहा है, इससे चीजें रुक रही हैं, ठीक है, ये होता है। अब आ जाता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये तो सबको याद होगा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? तृतीय नियम, तृतीय गति नियम। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक क्रिया के लिए विपरीत प्रतिक्रिया, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये यूनिवर्सल लॉ है। हर एक क्रिया के लिए विपरीत प्रतिक्रिया होती है, विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसका सिंपल सा एग्जांपल अगर आप देखोगे कि जब बुलेट फायर होती है ना, गोली निकलती है बंदूक से तो गोली आगे की तरफ जाती है, और जितना वो थोड़ा सा फोर्स आगे की तरफ लगाती है उतना ही वो पीछे की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में फोर्स लगाती है। तो जिसकी वजह से जो गन होती है उसमें बैक की तरफ, बैकवर्ड पीछे की तरफ एक झटका लगता है, एक जर्क लगता है, ठीक है, एक जर्क लगता है। तो इसीलिए इसको कहते हैं फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और ये हमारी दैनिक जीवन में भी होता है, ये हमारी डेली लाइफ में भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है किस कारण से होता है। जो भी हम करते हैं वो सब हम भरते हैं। कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो वो न्यूटन थर्ड लॉ ही है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल। वो कहते हैं ना, बोया पेड़ बबूल का तो गुलाब कहां से होए, या इसमें थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो अगर हम कांटों वाला फूल मतलब पेड़ उगाएंगे तो हम कैसे परिकल्पना कर सकते हैं कि हमारे यहां पर सेब नारियल लगेंगे, क्योंकि हमने तो बबूल का पेड़ बोया है। तो अच्छे अच्छे कर्म कीजिए, दुनिया में के कर्म करते रहिए, नेकी करते रहिए, कुएं में डालते रहिए। जैसी दुनिया है उसे बदलने की कोशिश, अपने आप को मत बदलिए, दुनिया को बदलने की कोशिश करते रहिए। मतलब अगर आप सही हैं, अगर आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं तो आपको बदलने की जरूरत नहीं है। देखो, दो चीजें होती हैं। अगर आप दुनिया में किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप दिल से सच्चे हैं, ईमानदार हैं और आपके कर्मों से किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, तो भगवान, अल्लाह, ईश्वर सबने ये कहा है कि आप अपना कर्म करते रहिए, दुनिया जैसी है उसे रहने दीजिए, सिर्फ आप अपना कर्म निश्चित होकर करते रहिए। चलिए, ये हो गया। अब यहां से एक चीज समझते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको चीजें और क्लियर होंगी। पहली, एन एथलीट बिफोर टेकिंग लॉन्ग जंप runs a distance. An athlete before taking long jump runs a distance to maintain which of the following? क्वेश्चन समझिएगा। एक एथलीट, बहुत इंपॉर्टेंट है आज का सेशन, एक एथलीट
लंबी कूद लेने से पहले कुछ दूरी दौड़ता है। कुछ दूरी, आपने बहुत सारे लोगों ने लॉन्ग जंप ली होंगी। कुछ दूरी दौड़ता है, क्यों? किसको बनाए रखने के लिए? किसको बनाए रखने के लिए? रखने के लिए। ए, गति जड़त्व, इनर्शिया ऑफ मोशन। सेकंड, बी, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द्वितीय नियम को बनाए रखने के लिए। सी, तृतीय, थर्ड लॉ ऑफ मोशन को बनाए रखने के लिए। थर्ड लॉ ऑफ मोशन को बनाए रखने के लिए, तृतीय नियम को। और डी है दोस्तों, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को बनाए रखने के लिए। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, गति के प्रथम नियम को बनाए रखने के लिए। गति के प्रथम नियम को बनाए रखने के लिए। दोस्तों, जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से। जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तुरंत। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेटा लिख लो इन चीजों को, पीडीएफ भी मिल जाएगा, लेकिन इन चीजों को लिख लो। तुम लोग अपने साथ नाइंसाफी कर रहे हो। और मुझे ये बताओ कि आप में से कितने लोग हैं जो किसी भी तरह से 100 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं। 100 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस, जल्दी बताइए कितने लोग हैं आप में से। कितने लोग आप में से डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं 100 क्वेश्चंस की? आंसर नहीं आ रहे हैं, गलत आ रहे हैं बहुत सारे। कुछ लोग बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। मतलब कुछ लोगों को अभी क्लियर नहीं है कि मैं, ये कुछ लोग दिमाग नहीं लगा रहे कि ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं सर। वेरी गुड। कुछ लोग दिमाग नहीं लगा पा रहे हैं कि सर ऐसा कोई ये क्वेश्चन क्यों, किस लिए पूछ रहे हैं। ईमानदारी से बताना, फिर कल मुझे डाउट मत देना कि सर आपने ऐसे बोला था और सर आज हमारे साथ ऐसा हो गया। मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप लोग अपने साथ नाइंसाफी ना करें, ना करें, ना करें। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? वेरी गुड। नहीं हो पा रहा किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। नहीं हो पा रहा, क्यों नहीं हो पा रहा? उस चीज को तो बदलना है। अरे कहते हैं ना, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा फैलाना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। सूरत बदलो, ऐसे तो पहले के जैसा चलता रहेगा, कैसे काम होगा? वेरी गुड। 30-40 से स्टार्ट करो, 50 तक, फिर 100 तक ले जाओ। तो ये करता है गति जड़त्व को बचाने के लिए। किसको मेंटेन करने के लिए? गति जड़त्व को बचाने के लिए। क्या होता है कि वो अगर बहुत दूर से दौड़कर आएगा तो जब वो जंप लेगा तो वो कौन से स्टेट में होगा? गति जड़त्व में होगा। तो उसकी वजह से लंबी दूरी, लंबी कूद मारेगा। अगर वो काफी दूर से दौड़कर आएगा बहुत स्पीड से, तो जैसे ही वो मार्क से जंप लेगा तो क्या होगा? उसके अंदर जो पहले का मोशन होगा वो उसको आगे की तरफ तेजी से धकेल देगा। तो ज्यादा लंबी कूद लेने के लिए वो दौड़कर आता है, किसको मेंटेन रखने के लिए? इनर्शिया ऑफ मोशन, गति जड़त्व को मेंटेन करने के लिए। समझ गए? शाबाश, वेरी गुड। नेक्स्ट बताइए, हाई जंप एंड लॉन्ग जंप
में हाई जंप और लॉन्ग जंप में ग्राउंड को मिट्टी या गद्दे वगैरह से ढक देते हैं। जब आपने देखा होगा हाई जंप या लॉन्ग जंप होती है तो वहां पे मिट्टी वगैरह पड़ी रहती है, गद्दे वगैरह पड़े रहते हैं। ओलंपिक वगैरह में गद्दे वगैरह मिल जाएंगे और हमारे गांव में जो हाई जंप लॉन्ग जंप होती है उसमें मिट्टी खोद देते हैं, कर देते हैं ना मिट्टी को। क्यों? ए, किसके कारण? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के कारण, सेकंड लॉ ऑफ मोशन के कारण, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मतलब प्रथम नियम के कारण या द्वितीय नियम के कारण, सी इनर्शिया ऑफ मोशन गति जड़त्व के कारण, डी इनमें से कोई नहीं। जब हाई जंप या लॉन्ग जंप पर कूदता है तो उस ग्राउंड को थोड़ा सा मिट्टी या गद्दे से कवर कर देते हैं। किसके कारण? बहुत लोग गलत आंसर कर रहे हैं, बहुत लोग मेरे अच्छे दोस्त सही आंसर कर रहे हैं। बेटा जितने भी लोग अभी जुड़े हुए हैं सब लोग पहले लाइक करो वीडियो को, तुरंत लाइक कीजिए अभी। एक बिना लाइक के इसका आंसर नहीं बताया जाएगा। हितेश सर ऐसे कहते हैं ना ठीक है, कोई बात नहीं। बेटा सेकंड लॉ ऑफ मोशन के कारण, किसके कारण? सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपने भी पढ़ा था mv-u/t। जैसे ही इंसान अगर मान लो सख्त जमीन पर, हार्ड ग्राउंड पर आकर पड़ेगा, सख्त जमीन पर, तो उसकी स्पीड बहुत कम हो जाएगी, उसका टाइम बहुत कम हो जाएगा, मान लो 1 सेकंड, और वही फोर्स लगेगा 20 न्यूटन का, उसके पैरों में चोट लग जाएगी। लेकिन अगर वहां पे मिट्टी वगैरह डाल दी जाएगी, गद्दे वगैरह डाल जाएंगे, तो उसके पैरों को रेस्ट में आने के लिए कुछ टाइम लगेगा ना। रेत में जैसे उसके पैर पड़ेंगे तो रेत क्या होती है? फुसफुसी होती है, थोड़ा टाइम लगेगा रेत में, तो ये टाइम बढ़ जाएगा, मान लो 5 सेकंड हो जाएंगे, तो 4 न्यूटन वाला फोर्स वाला जो एग्जांपल था उसके पैरों में चोट कम लगेगी। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन को बचाए रखने के लिए क्या किया जाता है? ये किया जाता है, मतलब उसमें हाई जंप और लॉन्ग जंप में मिट्टी या गद्दे डाल देते हैं। समझ में आई ये चीज? अब ये बहुत सारे आपने क्वेश्चंस किए हैं, बहुत सारी चीजें हमने समझी हैं। बोर्ड पे जितनी चीजें वो सब एग्जाम में आती हैं, ऐसा मत सोचिएगा वो सब नहीं आती, पहली बात। दूसरी बात, कल हम लोग इस सब चीज से निकल जाएंगे, कल इसको फिनिश कर देंगे पूरे। तो आप लोग क्या पढ़ के आइएगा? कल आप लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ के आइएगा। क्या पढ़ के आइएगा? प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रक्षेप्य गति। कल आप लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ के आइएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन वगैरह करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन या प्रक्षेप्य गति, यह कौन सी गति होती है? जब हम किसी चीज को कुछ एंगल से ऐसे फेंकते हैं तो चीजें क्या होती हैं? मान लो अपने ग्राउंड से इस एंगल से कोई चीज फेंकी, थीटा, तो चीज फेंकी ऐसे जाके गिरती है ना। हर एक चीज किस में फॉलो होती है? प्रक्षेप्य पाथ, प्रोजेक्टाइल। ऐसे मोशन को क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। चाहे गन या तोप से निकली हुई गोली, टैंक से निकला हुआ गोला या कोई मिसाइल, सब ऐसे जाके ऐसे ही गिरती हैं। तो उसमें ये कितनी मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करती हैं, ऊंचाई कितनी होती है, कितनी इनकी रेंज होती है मैक्सिमम, टाइम कितना लगता है इन्हें उड़ने में, इन सब चीजों पे हम डिस्कस करेंगे। कौन सा एंगल, कितना एंगल रखना चाहिए, ये सब किसमें काम आता है। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा जो गोला फेंक,
वो थ्रो होता है ना, गोला फेंक या हैमर थ्रो वगैरह जो होते हैं, तो उसमें गोला को कितने एंगल से फेंकना चाहिए कि वो मैक्सिमम रेंज ले। तो इस तरह से कई सारे क्वेश्चन बना के पूछ लेता है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ के आइएगा। कल मिलते हैं सेम टाइम, ओके, 9 बजे सुबह। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखिएगा। शब्बा खैर तो नहीं कहेंगे, रात हो जाती है तब कहते हैं शायद। गुड बाय, जय हिंद। हेलो, गुड खुशखबरी अभी बताएंगे थोड़ी देर बाद। लाइक कर दीजिए। करंट तब अफेयर सुबह 8 बजे। जनरल साइंस सुबह 9 बजे। मैथ्स मैजिक शाम 5 बजे। रेलवे की रीजनिंग शाम 6 बजे। मंडे टू फ्राइडे। बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को।